ईरान के 40 कमांडरों को मारा है। लगातार ואבי התוכנית להשמדת ישראל, עלי חמינאי. חמינאי עמד בראש משטר הטרור האיראני במשך עשרות שנים, והוביל פעולות טרור נגד מדינת ישראל והעולם המערבי כולו. הוא ראש התמנון האיראני, ששלח זרועות הטרור שלו לכל המזרח התיכון, ועל ידיו דם נרצחי ונטבחי ה7 באוקטובר. במקביל לחיסול חמינאי, חיסלנו את אל-רחים מוסאווי, רמטכ"ל צבא איראן. מוסאווי היה אחד מהמפקדים הבכירים ביותר באיראן, והיה מחליפו של הרמטכ"ל הקודם שחוסל במכת הפתיחה של מבצע עם כלביא. מראשיתה של המלחמה פעלנו לפגוע בציר הטרור שחמינאי עמד בראשו. חיסלנו את נסראללה, האחים סינואר, מוחמד דף, עלי קרקי, פגענו בבחירי המשטר האיראני במבצע עם כלביא, וחיסלנו את צמרת ארגון הטרור החותי. זהו מסר לכל המבקשים להשמידנו. דעו, כי ידו הארוכה של צה"ל תגיע אליכם. אזרחי ישראל, ביממה האחרונה, צוותי פיקוד העורף פעלו יחד עם ארגוני ההצלה במספר מוקדי פגיעות ברחבי הארץ. בחלק מהמוקדים נפצעו אזרחים כתוצאה מהירי, ובאחד מהם נהרגה תושבת ישראל. הבוקר התבשרנו לצערנו על הרוגה נוספת. אני משתתף בצער המשפחות ומחזק אותן בשעות קשות אלו. על אף הפעילות המשמעותית של מערך ההגנה האווירית של צה"ל, ההגנה אינה הרמטית. אלו שעות חשובות, בהן על כולנו להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים. אני מודע לאתגר ולקושי בשהייה ממושכת במרחבים מוגנים. हम आपको बता दें कि ये आईडीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इजरायली सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये इजरायली सेना के प्रवक्ता हैं जो बता रहे हैं, उन्होंने तस्वीरें दिखाई। सबसे ऊपर अयतुल्ला खमेनी की तस्वीर थी और उसके नीचे वो तमाम टॉप लीडरशिप जो कि मारी गई है उसकी तस्वीर दिखाई। ये भी बताया कि 1500 मिसाइलों से ईरान पर हमला हुआ है। इजराइल के कमांडर का ये बयान आ रहा है और बताया है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो साफ हो गई है, जिसमें सबसे पहले अयतुल्ला खमेनी की तस्वीर लगी है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर हैं, IRGA के मुखिया हैं और तमाम उसके नीचे जो 40 कमांडर मारे गए हैं शायद उनके बारे में भी ये बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो कुछ टॉप कमांडर्स हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी दी गई है अभी तक क्या क्या नुकसान इजराइल ने पहुंचाया है ईरान को। सेना के मुख्यालय पर हमला किया गया जिसमें कि टॉप लीडरशिप मारी गई, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, ऐसा इजराइल का कहना है। क्योंकि इजराइल लगातार ईरान की गवर्नमेंट को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट गवर्नमेंट कहता रहा है और सेना के मुख्यालय को भी टेरर सेंटर के नाम से इसने बुलाया है। पर ये आपको फिर से बता दूं कि ये IDF इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजरायली सेना के प्रवक्ता हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये है, उन्हें कैसे पता? यहाँ पर आती है जो हम पिछली बार डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस वाली बात। ये इंटेलिजेंस नेटवर्क जो वहां पर है उसने पिन पॉइंटेडली बताया, तभी तो अटैक हुए हैं। क्योंकि वो जो ग्राउंड फोर्स जो है, जो इंटेलिजेंस दे रही है, मोसाद जो अपना काम कर रही है, वो बताती है उस जगह। ये जो आप फोटो आप चला रहे हैं काफी देर पहले से, ये जगह कैसे आइडेंटिफाई हुई कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये ग्राउंड फोर्सेस कर देती है। लेकिन सर अगर ये सिचुएशन यहाँ पर है, मैं आपके पास भी आऊंगा कि मोसाद को इतना तब पता है कि आपके जो सुप्रीम लीडर है वो कहाँ पर बैठक कर रहे हैं, आपके बड़ी जो लीडरशिप है वो कहां पर मौजूद है, तो फिर आप ये कहिए कि हमने एक के बाद एक तय कर रखा है कि अगर ये इनकी मौत होगी तो कौन बनेगा, सबका क्या मतलब रहेगा? IRGC का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ रहे हैं कि मोसाद के एजेंट IRGC में कौन है। IRGC किसकी फोर्स है? ईरान की फोर्स नहीं है, खमेनी की फोर्स है, रिजाइम की फोर्स है। There is army is different, IRGC is different. अगर IRGC बोलने को ये तैयार है कि हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन हमारे एजेंट, डीप एंट्रेंचमेंट है सिस्टम के अंदर में, ये दिख रहा है। और सबसे ताज्जुब ये लोगों को लगा कि खमेनी वहां बैठे तो नहीं होंगे, पहले से अंदाजा था तो वहां से निकल गए होंगे। ये लोग कल कयास लगा रहे थे कि खमेनी वहां नहीं रहे होंगे। सबसे पहले होती है स्पेस की इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट्स के द्वारा प्राप्त की जाती है, और आजकल उसकी जो इंटेलिजेंस वो उससे पिकअप करते हैं वो कुछ सेंटीमीटर्स की होती है। यहां तक कहा जाता है कि न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हैं सैटेलाइट से, आई इन द स्काई जैसे बोलते थे। अब वो की होल सैटेलाइट्स अमेरिका की जैसे थी। तो अब दूसरा आ जाता है कि जो टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, जो फोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स या उनकी जो कम्युनिकेशन को पिकअप करती है। वो हमास के साथ देखा हमने पेजर अटैक वाला।
अब तीसरी चीज आ जाती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस में मोसाद से बेटर कोई भी स्पाई एजेंसी नहीं है। लेकिन यहां एक चीज कहूंगा, इन तीनों को मिलाया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ खाली मोसाद के एजेंट बैठे हुए हैं तो इस वजह से सारी इनपुट आ रही है। आप स्पेस से भी देख रहे हो, आप कम्युनिकेशन भी सुन रहे हो, आप लोकलाइज करते हो, और वहां पे आप मोसाद के जो नेटवर्क्स है या लिंक्स है उनसे पता लगाते हो। और ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर पुख्ता जानकारी थी तभी उन्होंने हमला किया और तभी मारे गए खमैनी। लेकिन यहां पे भी एक और चीज आ जाती है, जब आपको पता है कि युद्ध शुरू होने वाला है, अमेरिका ने बोला है, ट्रंप का स्टेटमेंट था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और सभी कह रहे थे वीकेंड के अंदर अंदर कुछ होने वाला है। तो फिर उस बातचीत का क्या मतलब था, जो बातचीत यहाँ पर चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, ये भी आप यहाँ पर बताएगा। और जिसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा था। जी बिल्कुल, और उसमें काफी मुलाकातों का दौर यहाँ पर चल रहा था और लग रहा था कि कोई हल शायद यहाँ पर निकल जाए। प्रभुदयाल जी, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर इजराइल का विरोध करने वाले तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं ईरान के इर्द गिर्द, वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ नजर नहीं आते हैं? इस लड़ाई में ईरान अकेला क्यों है? क्या ईरान का इतिहास रहा है, जरा इसको आप समझा पाए। देखिए, अभी डिस्कशन के दौरान एक टर्म यूज किया था, मुस्लिम ब्लॉक। मुस्लिम ब्लॉक नहीं है, ये बहुत डिवाइडेड है। एक तो शिया सुन्नी डिवीजन है, इसके अलावा प्रो इरानियन एंड एंटी इरानियन बहुत क्लियर डिविजन है। सबसे बड़ी वजह इस प्रो इरानियन वर्सेस एंटी इरानियन की है कि ईरान बिलीव करता है कि वो अपने रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्रीज में, एक्सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। उनकी ये एक फंडामेंटल ट्रेट है फॉरेन पॉलिसी की। दूसरे जो कंट्रीज हैं साउथ ऑफ ईरान खास तौर पे, वो इसके बहुत खिलाफ हैं, वो शेखडम्स हैं। और ईरान का एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि इन शेखडम्स को टॉपल किया जाए और वहां इस्लामिक रेजिम बने, तो तनाव एंड ऑपोजिशन तो ऑटोमेटिकली पैदा होता है। अब देखिए, मेरे कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि ये रेजिम चेंज इतना आसान नहीं है और बात होती है नहीं होगा। मेरा ये यकीनी तौर पर मानना है कि ये रेजिम चेंज होने जा रहा है। देखिए, लास्ट ईयर जून में रेजिम चेंज से यहाँ पर क्या मायने निकाले जाए प्रभुदयाल जी? क्या अमेरिका यहाँ पर उतरेगा, कंट्रोल लेगा ईरान का, या किस तरह से आप रेजिम यहाँ पर चेंज माना जाए? देखिए, ग्राउंड फोर्सेस नहीं आएंगी, नेवल फोर्सेस, एरियल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अब ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं, आपको पूरी इंटेलिजेंस प्राप्त हो सकती है और आपको ग्राउंड फोर्सेस उतारने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, ईरान में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई है, वहां पर जो लोकल लोग हैं वो इतने नाखुश हैं, वहां नाराजगी रेजिम के विरुद्ध इतनी बढ़ गई है कि वो खुद चाहते हैं कि ये हटे, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे ये हटे और हमारी लाइफ नॉर्मल हो। मैंने आपको बताया कि जब मैं ईरान में पोस्टेड था तो $1 के 3000 रियाल थे, आज वो 1.5 मिलियन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, लोग कैसे बर्दाश्त करें। वो सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आए। रेजिम के पक्ष में भी लोग हैं जो हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं, वो रेजिम के फेवर में। तो इसमें फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका में बैठे रजा पहलवी जो उनके लड़के हैं, क्या उन्हें लाया जाएगा? जिस तरह से हमने देखा अमेरिका जहां जहां रेजिम चेंज करता है वहां अमेरिकी कैंडिडेट आ जाते हैं। एक बड़ी खबर ले रहे हैं, फिर वापस आते हैं आपके पास में। ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत में भी उड़ानों पर युद्ध का असर दिखाई देने लग गया है। दुबई, जिसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से, जब वहां के एयरपोर्ट्स पे असर था तो दुनिया भर की फ्लाइट्स पे असर पड़ा है और दिल्ली से जाने वाली अब 60 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो ये जो युद्ध छिड़ा है खाड़ी के देशों में, ईरान इजराइल के बीच में, अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, उसके बाद अब उड़ानों पर असर दिख रहा है भारत के अंदर भी। और दिल्ली से 100 उड़ानें प्रभावित हैं इस वक्त, यानी कि दिल्ली से और आगे जहां जहां उड़ानें जा रही हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो जाहिर है कि अफेक्टेड होंगी। बहुत सारे एयर स्पेसेस जो हैं वो बंद हैं, चाहे दुबई का एयर स्पेस हो या बहरीन का एयर स्पेस हो, तो तमाम जगहों पे ये एयर स्पेसेस जो हैं बंद हो रहे हैं। इस वजह से भारत से जाने वाली फ्लाइट्स पे भी असर है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
भारत में भी अब इस युद्ध का असर दिखाई दे रहा है फ्लाइट्स पे। राजीव बताएंगे इसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा। खासतौर से जिस तरह का जो ईरान का जो टारगेट जो हो रहा है वो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात करें, चाहे दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, किसी को पश्चिम जाना है, पश्चिम मुल्क में जाना है या अमेरिका जाना है, तो ट्रांजिट जो रूट जिसको कह सकते हो दुबई और अबू धाबी होते हुए जाता है, तो वो सारे रूट जो है उसमें बाधित है। और यही वजह है कि चूंकि कोई भी खतरा ना हो, क्योंकि वहां पर लगातार ईरान की ओर से मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन दागे जा रहा है, तो उस एहतियाती खतरे से बचने के लिए जो भारत से जो उड़ान जो फाइटर जो फ्लाई करने वाले थे, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करने वाले थे, उनको जो उड़ान जो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मिसाइल जो है और ड्रोन जो फायर होगा और खास उसी रूट से जो कि आपको पश्चिम को मुल्क जाना है, लंदन जाना है, फ्रांस जाना है, तो जो ये जो ट्रांजिट रूट होता है जहां से बदलाव होता है, अमेरिका जाते हैं वहां पर ट्रांजिट रूट होता है, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल होता है। और ईरान के जो संभावित जो खतरे हैं उसको देखते हुए जो उड़ान जो है वो रद्द कर दिया गया। दिल्ली आने वाले उड़ान की बात करें तो तकरीबन 40 उड़ान जो है उसको रद्द किया गया।